हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत आज पॉलिटी सेट 2 है, जिसमें हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बीपीएससी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, कांस्टेबल इत्यादि जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन और देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? यानी कि जब भारत अपना आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हो गया, तो सबसे पहली बैठक राज्यसभा की कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में, और पहला आम चुनाव भी कब हुआ था? पहला आम चुनाव भी 1951-52 में हुआ था। यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरे प्रश्न पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? यानी कि कितने वर्ष के बच्चे हैं, याद ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी 7 से 14 वर्ष दे देता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम क्या अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। और यह कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन होता कब है? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। और यहीं पे कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और ये क्या होगा? एक मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष पद विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? तो किसमें दिया गया था? 28वां संविधान संशोधन 1972, या फिर 24वां संविधान संशोधन 71 में होता है, 29वां संविधान संशोधन 72 में, और 26वां संविधान संशोधन 71 में। तो किसके तहत दिया गया था? 28वां संविधान संशोधन 1972 में यह प्रावधान किया गया कि आईसीएस अधिकारियों के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाए और संसद क्या करेगी? उनकी सेवा शर्तों को तय करेगी। नेक्स्ट क्या है? 4th नंबर का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मद मतलब सब्जेक्ट हो गया, मद का मतलब विषय या फिर क्या? सब्जेक्ट। तो विषय की संख्या कितनी? यानी कि 74वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। यहीं पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में कब होता है? 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत जो है क्या? पंचायती राज को जोड़ा गया और उसमें 29 सब्जेक्ट, कितने विषय? 29 विषय को जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन भी कब होता है? तो 1992 में ही होता है 74वां संविधान संशोधन, और इसमें 12 अनुसूची जोड़ी गई जिनमें 18 विषय थे। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? यानी कि आरएस राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, इन्हें हम क्या कहते हैं? राज्यसभा के सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। तो कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति पद की आयु के लिए अर्हता कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए? तो कम से कम वो व्यक्ति क्या हो? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपराष्ट्रपति की आयु भी कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल के लिए भी आयु की अर्हता कितनी है? तो 35 वर्ष है। यह आप एकदम अच्छे से तीनों का यहीं पर याद कर लेंगे कि 35 वर्ष आयु अर्हता तीनों के लिए चाहिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और कन्फ्यूजन हो जाता है कि 30 वर्ष लगाएं कि 35 वर्ष लगाएं। तो इसलिए कितना होगा? 35 वर्ष हमारा सही होगा। ये इस एडिशनल फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर
उचित प्रबंधन लगाने की शक्ति दी गई है, यानी कि कौन है जो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंधन लगा सकता है? संसद। संसद में कितनी चीज़ें आती हैं? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे? LS यानी कि लोकसभा, RS यानी कि राज्यसभा, और प्रेसिडेंट। किससे? प्रेसिडेंट। इन 3 चीज़ों से मिलकर के क्या बनते हैं? हमारी संसद बनती है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है कि अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? यानी कि अपनी कार्यालयी शक्ति के लिए राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेही होगी? तो राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेही होगा? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, या तो सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्याय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यालयी शक्ति के लिए किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहती है। राष्ट्रपति की किसी के प्रति क्या होती है? जवाबदेही नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो किसे? राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल और वायसराय को, केंद्रीय विधानमंडल या फिर ब्रिटिश सम्राट को। तो किसे अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी? तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को दी गई थी 1935 के तहत। अच्छा, हम बात करें अवशिष्ट शक्तियों की, तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो यह अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई। कनाडा से हमने क्या लिया है? संघ भी लिया है। क्या लिया है? संघ हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ पूछा गया है प्रश्न कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्या है? 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? यानी कि जब संविधान बना तो उस समय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और इन 15 महिलाओं में से कौन नहीं थी? तो दस्यानी जी थी, बेगम एजाज रसूल भी थी, लीला रॉय भी थी, लेकिन कौन नहीं थी? नलिनी सेन गुप्ता नहीं थी। नलिनी सेन गुप्ता जो है INC की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी। तो याद रखिएगा, नलिनी सेन गुप्ता जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में से नहीं थी, जबकि लीला रॉय थी, बेगम एजाज रसूल थी, दस्यानी थी, ये सभी लोग थी। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किस मामले में कहा गया? बेरुबारी मिनर्वा बिल केस आता है, बेरुबारी विवाद आता है। तो इस समय साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा मामला आया जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या आता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आता है यह मामला। और इसमें कहा गया कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। कब हुआ था? ईयर भी याद रख लीजिए, क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है, 1973 में। अब 11 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? सीधी सी बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और पहली कैबिनेट का गठन होता है 1946 में, तो उस समय जो है विदेश और राष्ट्रमंडल मामले किसको दिए गए थे? कौन देखता था विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले? तो उस समय PM देखते थे। और उसमें PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आज भी विदेश और राष्ट्रमंडल मामले किसके पास होते हैं? PM के पास होते हैं। यानी कि उस समय PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में अब तक के सबसे ज़्यादा टाइम तक PM रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। और इन्होंने राज्यों का क्या किया था? एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे। आगे प्रश्न देखते हैं कि 12वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? यानी कि जब साइमन कमीशन भारत कब आता है? 2 प्रश्न इससे बनते हैं। गठन कब होता है साइमन कमीशन का? तो साइमन कमीशन का गठन कहाँ पे? ब्रिटेन में होता है 1927 में। कब होता है? 1927 में इसका जो है गठन किया जाता है, 1927 में। भारत कब आता है यह? तो भारत आता है 1928 में।
कब आता है? 1928 में। कहाँ आता है? मुंबई आता है। और इसका विरोध किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था, क्योंकि 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, इंडियन कोई भी नहीं था। इसीलिए इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करते ही अपनी जान गंवा दी थी, उनके सर पे चोट लगी लाठी से। तो ठीक है, इतने सारे एडिशनल फैक्ट पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन थे। अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि साइमन कमीशन ने जो अपनी सिफारिशें दी उसको किसमें शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था? तो यह अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 का। कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम था, जिसके तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का प्रस्ताव और उनके नए कार्यालय बनाए जाने के लिए क्या किया गया था? उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इसको पूछा गया है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नए राज्य का निर्माण करना हो या फिर राज्य के नाम में, क्योंकि आजकल बहुत राज्यों का नाम क्या हो रहा है? परिवर्तित किया जा रहा है। तो यानी कि नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो किसमें होती है? पहली अनुसूची में हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। किसके लिए? कोई नया राज्य बनाना हो या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना हो। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा है? सत्य पूछा है। तो देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? सबसे पहला प्रश्न है यूएस से, अमेरिका से। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से। मौलिक अधिकार रूस से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, यूएसए के संविधान से हमने इसको लिया है। और इसके बारे में क्या सत्य है? तो देखते हैं, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, जब आपातकाल लगता है। आपातकाल किसमें है? तो 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, यह 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं, जो कि वित्तीय आपात। 360 क्या होता है? वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। 352 क्या होता है? तो बाह्य आक्रमण जब होता है तो उस समय 352 का पूरे भारत में क्या लगा दिया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रपति क्या लगा दिया जाता है? आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात कहते हैं। 356 क्या होता है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 को इम्पोज कर दिया जाता है। तो यह क्या होता है? आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किसको? जीवन के अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार क्या होता है? आर्टिकल 21 में है, और इस जीवन के अधिकार को आप क्या समाप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं कि 16वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यानी कि बात किसकी कर रहा है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है कि इसको किस देश की संविधान से हमने लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है डीपीएसपी को। और यह डीपीएसपी क्या बात करता है? डीपीएसपी क्या है? फोर्सेबल है कि इनफोर्सेबल है? फोर्सेबल का मतलब कि डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह कैसा है? इनफोर्सेबल है। यह बस डीपीएसपी क्या करेगा? तो राज्य क्या करेगा? बस देखेगा कि जो भी नीतियां बना रहे हैं वो वेलफेयर है कि नहीं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर है कि नहीं, कल्याणकारी है कि नहीं, सिर्फ ये देख सकता है। लेकिन इसके लिए आप डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए आप कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यही चीज़ होती है कि बहुत बार प्रश्न आता है कि डीपीएसपी फोर्सेबल है, इनफोर्सेबल, यानी कि वाद योग है कि नहीं है। तो वाद योग समझ में नहीं आता क्या वाद योग है, क्या वाद योग नहीं है। तो आप इंग्लिश टर्म याद रखिए कि फोर्सेबल और इनफोर्सेबल। तो अगर जिसके लिए आप कोर्ट जाए वो क्या होता है? फोर्सेबल होता है। जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते वो क्या होता है? इनफोर्सेबल होता है। तो डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए डीपीएसपी क्या है? इनफोर्सेबल है, वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो सबसे पुराना, विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ की बात कर रहा है। अब यहाँ कनाडा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने कनाडा से संघ लिया हुआ है, अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ली हैं, लेकिन ये विश्व का पहला यूनियन पूछ रहा है, तो कौन सा है? यूएसए है, अमेरिका है, जो विश्व का पहला यूनियन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 18वां है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद है, यानी कि कौन यह तय करता है कि चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, तो कहते हैं ना कि लाभ के पद पर ना हो, तो कौन यह तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो कौन? संसद। मैंने संसद में बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? संसद बनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न। संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है? यानी कि संविधान का कौन सा भाग जो है संसद के गठन की बात करता है, उसकी संरचना की बात करता है? भाग 5। कौन सा? तो भाग जो है भाग 5 है। भाग 5 क्या करता है बात? तो भाग 5 बात करता है संविधान की, संसद के गठन, संरचना और अवधियों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 20वां। 20वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सी और डी दोनों सेम है, तो आप सी और डी दोनों को कर सकते हैं। तो क्या है? प्राक्कलन समिति। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि जनहित याचिका जैसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जनहित याचिका को PIL कहते हैं, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और भारत में इसको सबसे पहली बार किसने? तो PN भगवती। किसने लेके आया था? PN भगवती। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था भारत में PIL को, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहली बार कह रहे किस देश में आया था PIL जनहित याचिका? कहाँ पे लाया गया था? तो अमेरिका में। कहाँ पे? USA में या फिर अमेरिका में इसको लाया गया था PIL को, जनहित याचिका को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? यानी कि राज्यपाल, कौन सा व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, बन सकता है? सबसे पहले एक और प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। आप ये टर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल की, छोटा सा प्रश्न ही है लेकिन कन्फ्यूजन बन जाता है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और उनके लिए योग्यता, अर्हता क्या होनी चाहिए? देखते हैं। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल, और उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। देखते हैं आगे। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, या फिर उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो क्या है? साफ साफ क्या दिया गया? राज्यपाल के रूप में योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत लोगों को ये बी भी सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उम्र देखना है, कितना है? 45 वर्ष है। जबकि राज्यपाल के लिए कितनी आयु वर्ष, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कितनी आयु चाहिए, तो 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों के लिए कितनी आयु चाहिए? तो कितनी वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है क्या कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? राज्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, तो वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। ठीक है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय कर सकता है, उनका टेन्योर तय कर सकता है कि आप कितने ईयर तक बने रहेंगे। वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या कर सकता है? तो राज्य बी वाला सही है, क्या है कि वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल, उनका जो टेन्योर होगा, उनका टाइम पीरियड होगा, वह तय कर सकता है। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो जो सीएम के वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो सीएम के वेतन भत्ते को राज्य विधानमंडल, कौन? राज्य विधानमंडल जो है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को तय करता है। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है या 25वां प्रश्न, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।
25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि कौन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखते हैं क्या है, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या फिर राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो कौन किस पे जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई हो सकती है। तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, किसके लिए, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, तो यह मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया, अमेरिका से हमने लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। और भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसे भाग 3 को, इसी मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसको। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।